हेलो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 26 जून 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रमुख सरकारी योजना ने 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत का जो फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में समझते हैं। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत को जून 2015 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? जून 2015 में। ये भी आपको याद रखना है। भारत सरकार के तहत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये किस लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। अमृत योजना शहरी क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की एक पहल है, जिसका उद्देश्य गरीबों और वंचितों पर मुख्य ध्यान देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसका जो लॉन्चिंग वर्ष था ये था 25 जून 2015। अमृत की नींव पर निर्माण करते हुए सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च किया था। ये जो 2015 में लॉन्च किया गया था पहला वर्जन था, और इसका जो दूसरा पार्ट आया था ये आपका लॉन्च किया गया था 2.0 अक्टूबर 2021 में, जो कि अभी वर्तमान में ये चल रहा है 21 से 26 तक। ये आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत? ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो योजना योजना है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन ये आता है। अगला प्रश्न है, 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं के संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव। इसका सही विकल्प हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अब डिटेल में देखते हैं। भारत के सशस्त्र बलों के मॉडर्न बनाने और परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको सीडीएस कहते हैं, और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, को तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने के लिए इसको अधिकृत कर दिया है। पहले की व्यवस्था में दो या अधिक सर्विसेज से संबंधित निर्देश जो आदेश थे वो प्रत्येक सेवा द्वारा अलग अलग जारी किए जाते थे, लेकिन अब जो है एक ही जारी करेंगे, वो है सीडीएस। यानी कि अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए कोई एक आदेश होता था तो इसे तीनों के चीफ की ओर से जारी किया जाता था। पहले जो भी चीजें होती थी वो तीनों सेनाओं के चीफ जो थे वो अलग अलग जारी करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि ये तीनों को एक ही जारी करेंगे, वो जारी करेंगे सीडीएस। ठीक है, अब ये ताकत जो है किसको दे दिया गया है? सीडीएस को। वर्तमान में हमारे देश के सीडीएस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। और पहले जो सीडीएस थे वो कौन थे? बिपिन रावत। इनका आपका हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। डिटेल में देखते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली योग नीति लॉन्च की है। उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में योग और स्वास्थ्य की वैश्विक राजधानी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इस नई नीति के तहत योग एवं ध्यान सेंटर्स की स्थापना के लिए 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के संबंधित रिसर्च के लिए 10 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में दुर्लभ प्रकारों तक पहुंच में सुधार के लिए किस राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म को दुर्लभ दाता रजिस्ट्री के साथ एकीकृत किया जा रहा है? तो इसका नाम है दोस्तों ई रक्त कोष। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रक्त कोष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत
यानी कि सीडेक, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा विकसित कर एक केंद्रीकृत डिजिटल रक्त बैंक प्रबंधन प्रणाली। यह पूरे भारत में रक्त की उपलब्धता, दान शिविरों और रक्त बैंकों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म दानकर्ताओं, अस्पतालों और रक्त बैंकों को जोड़ता है, जिससे कुशल ट्रैकिंग और सुरक्षित आदान संभव होगा। ठीक है, तो ये आपको सबको एक जगह जोड़ के रखेगा, इससे इसको उपलब्धता की ट्रैकिंग की जा सकती है आसानी से। ठीक है, ताकि लोगों को थोड़ा सुविधा मिल सके। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विकसित डिजिटल बैंक बैंक प्रणाली ई रक्त कोष के साथ दुर्लभ दाता रजिस्ट्री एकीकरण की घोषणा की है। अब देखते हैं कि एकीकरण जो घोषणा किया है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है दुर्लभ रक्त उपलब्धता की जानकारी की व्यापक पहुंच, दुर्लभ रक्त समूह के रोगियों के लिए तेजी से मिलान, संगत रक्त प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय और लागत और यात्रा को कम करना, प्रेरित दाता भागीदारी और निरंतर रक्त स्टॉक अद्यतन सुनिश्चित करने। ये सब इसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत किस वर्ष अपना पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने वाला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसको संचालित किसके द्वारा किया जाएगा। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। कार्यान्वयन निकाय की बात कर ले तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के द्वारा ये कार्यान्वयन इसका किया जाएगा। तकनीकी निरीक्षण जो करेंगे वो करेंगे सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है आय वितरण, मानचित्रण, मजदूरी पर तकनीक अपनाने का प्रभाव, वैश्विक मानक जो हो गए अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से ये अभ्यास और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करना। जो जो इन वैश्विक देशों में अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से ये प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर लागू करेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया और पर्यवेक्षी भूमिकाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय को लंबे समय से भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो अधिकांशतः महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बाल स्वास्थ्य और पोषण के लिए क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। उनके लिए करियर में आगे बढ़ने के लिए मौके सीमित मिले हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर असम की सरकार ने यह घोषणा की है कि ट्रांसजेंडर को भी ओबीसी का दर्जा मिलेगा और जो आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, जो गाँव में बाल स्वास्थ्य पोषण जैसी कार्य करती है, उनको आगे बढ़ने का थोड़ा सा अवसर प्रदान कर रही है। उनको 50% आरक्षण देने का भी घोषणा किया गया है और जो ट्रांसजेंडर हैं उनको ओबीसी में शामिल किया गया है। ये मुख्य बातें आपको ध्यान में रखना है। ये पहल असम के संस्थागत समानता और शासन संरचनाओं में हाशिए के समुदायों को प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने और व्यापक प्रयास करने के लिए ये चीजें दर्शाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विश्व विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 एशिया में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है, जिसमें व्यापक और लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव थी। ये 2024 में सबसे ज़्यादा हीट वेव चली थी। हालांकि ये रिपोर्ट 2024 का आई है, ये 25 का नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 का अगले साल आएगा। 2024 में एशिया का औसत तापमान 1991-2020 के औसत तापमान से 1.0 डिग्री सी अधिक रहा। ठीक है, यानी कि जो 1991 से 2020 तक के जो औसत तापमान रहा है उससे
1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है, जो अब तक का सबसे गर्म या दूसरे सबसे गर्म वर्ष बना। इस वर्ष हिंद महासागर में 4 उष्णकटिबंधीय चक्रवात बने, जिसका नाम है रिमाल, डाना, फेंगल और आसना। आसना कौन से क्षेत्र में बना? ये अरब सागर में बना था, और फेंगल जो बना था वो बंगाल की खाड़ी में बना था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में चरम प्राकृतिक घटनाओं के कारण 2000 से अधिक मौतें हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ये किया गया द हेग में। ये नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 हेग शिखर सम्मेलन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं, उनके साझेदार देशों और यूरोपीय संघ के 32 सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की एक बैठक है, जो 24-25 जून 2025 को नीदरलैंड की राजधानी हेग में आयोजित की गई थी। नाटो का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। ये एक सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? ब्रुसेल्स है, जो कि बेल्जियम में है। सदस्यता इसके 32 सदस्य हैं, राज्य नहीं हो जाएगा। इसके जो सदस्य देश हैं इनकी संख्या 32 है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो इनका नाम है दोस्तों डांगेटी जाह्नवी। इनका नाम है डांगेटी जाह्नवी। जाह्नवी डांगेटी आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले की पल्लाकोल्लू की 23 वर्षीय अंतरिक्ष उत्साही है, जो टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज टीएसआई के साथ मिशन के लिए चुनी गई है। 2029 में वह 5 घंटे के कक्षीय अंतरिक्ष मिशन पर उड़ान भरने के लिए तैयार है, जो पृथ्वी की 2 बार परिक्रमा करेगा और 3 घंटे से अधिक शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव प्रदान करेगा। उनका 3 साल का जो अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण है, ये 2026 में शुरू होगा और 3 साल चलेगा, और ये 2029 में ये अभियान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? ये किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में प्रौद्योगिकी आधारित विधियों का उपयोग करके आगे बढ़ने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन सुधारात्मक शिक्षण पहल, जिसका कि नाम है विद्या शक्ति, इसको शुरू किया गया है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और वहाँ के वर्तमान राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं विद्या शक्ति के उद्देश्य क्या हैं। तो इनका उद्देश्य है संघर्षरत छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर में को कमी लाना। जो बीच में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको ऐसे इसमें थोड़ा सा कमी लाना है कि ताकि वो पढ़ाई ना छोड़ सकें। दूसरा है मुख्य शैक्षणिक विषयों में सीखने के परिणामों को बढ़ाना। बच्चों में जो सीखने का मुख्य विषय है उसमें थोड़ा सा रुचि बढ़ाना। राज्य भर में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देना। उसके साथ साथ विषयवार शेड्यूलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से कक्षा 10 के छात्रों को सहायता प्रदान करना। उसके साथ साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। ये सब ये विद्या शक्ति योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। ये था आज का करंट अफेयर। आपको अगर क्लासेस हमारी अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल इसको आप लाइक करें, और पहली बार हमारे क्लासेस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है एलबी पाठशाला के नाम से। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।